हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम न्यूज़ टाइम और एसबीएस न्यूज़ दोनों में साइमलकास्ट के रूप में दोनों चैनल के दर्शक एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से दुनिया में महंगाई का बम फूटा हुआ है। अमेरिका के अंदर तो ये हाल है कि अब महंगाई 7.9% के उनके इन्फ्लेशन इंडेक्स पे आ गई है, जो कि शायद 40 सालों में सबसे अधिक है। लास्ट टाइम 1982 में इतनी महंगाई थी, वहाँ पे 8% के आसपास या 8.2 के आसपास थी, जहाँ तक आई कैन रिकलेक्ट। भारत के अंदर भी उसके सारे जो इम्पैक्ट हैं, ट्रेमर्स हैं, अब सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। अ, लेकिन एक अच्छा खासा झटका सरकार की से हमें लगा कि जहाँ प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट 8.5% हुआ करता था, मुझे लगता है कि लोएस्ट इन द लास्ट मैनी डेकेड्स अभी वो 8.1% पे आया है। इस विषय पर हम बात करेंगे। एलआईसी का आईपीओ पोस्टपोन हो गया है, कब आएगा पता नहीं, हालात सुधरेंगे तभी होगा। दूसरा, क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस एकदम से टॉप पे हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉकेट के अंदर जो पैसे हैं वो सब इरोड हो रहे हैं। उसकी कीमत भी कम हो रही है, रुपये की वैल्यू भी कम हो रही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट अब पूरी तरह से डिक्लेयर करके अपने हाथ में ले लिए हैं कि अब हम कोशिश करेंगे कि मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि जहां पर मार्केट फोर्सेस के अगर हाथ छोड़े तो जनता के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम हो सकता है। पहले तो इलेक्शन थे, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत पड़ गई है। सबसे पहले आते हैं जो जनता के पेट पर जो चोट लगी है, और इन सब बातों पर हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान, मित्र, अर्थशास्त्री दोस्त नयन पारेख भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। भाई, आपका चेहरा देखते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है, ताजगी आ जाती है, और लगता है कि महंगाई थोड़ी सी कम हो गई है। हमें तो तो क्या मंडे का इंतजार रहता है कि दिनेश जी भाई के साथ बात करें। हमारे रोजी रोटी देखने वाले जी का भी थोड़ा सा प्रतिसाद हमेशा मिल जाता है, तो उनके साथ बात करें। उनके रिस्पॉन्सेज अच्छे आ जाते हैं। तो तो और अभी तो इतनी घटनाएं हो रही है और इतनी स्पीड से हो रही है कि हर हफ्ते जैसे हम लोग कुछ ना कुछ अपील करते रहते हैं। पहले सोच रहे थे कि ये युद्ध ना हो उसकी अपील करें, पूरे विश्व में शांति हो उसकी अपील करें। उसके बाद जैसे आपने कहा, एटलीस्ट पेट्रोल डीजल में हम सोच रहे थे कि इलेक्शन के बाद भी सरकार कोई मदद की बात करे। वो भी सरकार ने कुछ ना कुछ आपके मंच के थ्रू जो जो बात करते हैं, तो कभी कभी सही जगह पे उसको सुना जाता है। और उसमें जो हमारा छोटा सा योगदान रहता है, उसके लिए मुझे हमेशा आनंद रहता है, अच्छा लगता है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा योगदान है सर। तो पहला पहला योगदान सर जरा इसके ऊपर डालिए, जरा अपना बताइए लोगों को कि ये प्रोविडेंट फंड के ऊपर सरकार ने जो पेट पे लात मार दी है, ये तो बहुत बुरा हो गया सर। बिल्कुल, आई थिंक 40 साल में ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। और ये जो है वो उसकी रेंज है, वो कहीं 4% से शुरू हुई थी जब ये ईपीएफ शुरू हुआ था, और हाईएस्ट 12% गई थी। जी और अभी 40 साल से तो एटलीस्ट वो 8% प्लस रही थी। ये पहली बार 8.1% आ गई है। और गुवाहाटी में जो अभी लास्ट मीटिंग हुई हमारे लेबर मिनिस्टर के साथ और उनके लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में, जी उसमें ये नक्की किया गया कि 8.1% से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट रेट। और जी अभी जो पोर्टफोलियो है, पूरा साइज है जो ईपीएफओ का, वो है करीब 9.4 लाख करोड़। जी और उसमें जो ये साल उन्होंने अर्निंग की, वो कहीं 76,800 करोड़ के आसपास। जी तो इसमें से कहीं 450 करोड़ रख के सरप्लस, बाकी का जो बांटते हैं, दैट कम्स टू अबाउट 8.1%। तो हम्म। यदि 8.25 या कोई और रखते तो मेरे ख्याल से वो 2-3 हजार करोड़ काइंड ऑफ नेगेटिव में आ जाते। जी तो जी इसीलिए और अभी इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं। फिर जो इक्विटी में वो लोग कहीं ट्रेडेड फंड में डालते हैं, उसमें भी कोई रिटर्न इतना नहीं बैठ रहा है। हम सब जानते हैं। इसके बाद की टॉपिक आपने बोल ही रखा है कि एलआईसी आईपीओ की जो बात करने जा रहे हैं। तो ये जो शेयर मार्केट अभी रोलर कोस्टर की राइड पे है, और रोलर कोस्टर से भी क्या ज़्यादा, तो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द काइंड ऑफ लोअर साइड। और पूरे जी विश्व में जो ये सिचुएशन हुई है, तो उसके कारण रिटर्न कम होना भी थोड़ा सा स्वाभाविक था।
और लग रहा था कि कोई ना कोई तरीके से यदि सरकार करती तो उनके पास यही ऑप्शन था कि कोई डेफिसिट एक बार लेके भी, क्योंकि एक आपके पास 9 साढ़े 9 लाख करोड़ का फंड है, तो कभी एक आध साल आपको लग रहा था कि यदि ये ट्रेंड चलेगा 8.25 वाला तो आप एक साल संभाल लेते। पर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा लेबर मिनिस्ट्री के साथ जिद्दोजहद करती है कि भाई आप इसको ब्याज को जो है और रिटर्न को है एक रियलिस्टिक लेवल पे ले आइए। और लेबर डिपार्टमेंट का और मिनिस्ट्री का हमेशा कहना रहता है कि भाई ये जो अमाउंट है उस पे लोगों के जीवन चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को जो उसमें थोड़ा सा भी कुछ कम होगा तो जी। आज की तारीख में जो इंसान सिर्फ इसके ब्याज पे चला रहा है दिनेश भाई, उसका सोचिए कि क्या करे। एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर हुँ, बाकी के सब सेविंग्स रेट कम होते जा रहे हैं। जी, पीएफ एक है जिसमें कि एटलीस्ट रीजनेबल रिटर्न आना लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब यदि उसमें भी कम हो गया तो मैं देख रहा था किसी का 5 लाख का बैलेंस हो तो उसको कहीं जो अपना अमाउंट है उसमें 25-50 हजार की चपत लगेगी, तो और भाव में 25-50 हजार की उसके जो बजट में है वो साल में तो एटलीस्ट बढ़ोतरी होना पक्का है। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन में एक तो ये आंकड़ा है और हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ये आंकड़ा होने का कारण ये है कि जो उनका कॉर्पस है उसमें वो लोग कम कमाए हैं, पर उसके साथ सरकार कुछ कर सकती थी। कोई एक आध बार थोड़ा सा अपना डेफिसिट भी लेके इसको संभाल सकती थी, पर सरकार को मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये लग रहा है कि 8.1 इज मोर रियलिस्टिक देन 8.25 और 8.5। इसीलिए इस साल में संभाल लेने की जगह दे हैव ट्राइड टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, दे हैव ट्राइड टू अलाइन इट विथ द टाइम्स टू कम। और उस संदर्भ में हमारे जो भी रोजी रोटी देखने वाले हैं उसको इसको लेना चाहिए कि अब जो ब्याज में प्रोविडेंट फंड के द्वारा उनको मिलने की अमाउंट थी वो बहुत बढ़ जाए या 8% के ऊपर रहे, वो उम्मीद रखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वो सिचुएशन भी आनी थोड़ी सी असंभव सी लगती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले कि हम एलआईसी की ये आईपीओ के ऊपर जाएँ, एक छोटा-सा एक इन्फॉर्मेशन था बांग्लादेश से, वो ये था कि बांग्लादेश की सरकार ने एडिबल ऑयल के ऊपर प्राइसेस या तो 0% कर दिया है या बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, जिससे वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है एकदम से। और क्योंकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में शूट अप कर गई थी और जिसकी वजह से 20 से 30 और कई जगह तो 50% तक शूट अप किए हैं, कई अलग-अलग किस्म के जो ऑयल होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एकदम से वैट को स्लैश करके 0 और बेयर मिनिमम के ऊपर कर दिया है। दैट इज़ अ वेरी बिग एंड ड्रास्टिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू गिव द रिलीफ टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री। आते हैं अब क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस पे, लेकिन उससे पहले एलआईसी का आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कंडीशन खराब होने की वजह से सरकार ने, शायद सरकार को डर लग रहा होगा कि ये पूरा अमाउंट कलेक्ट ही ना कर पाएँ, क्योंकि इन हालातों के अंदर अभी जबकि पेटीएम का फियास्को अभी भी जारी है, इवन आज भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि इट हैज़ गॉन डाउन एंड क्रैश्ड फर्दर एंड पीपल हैव सफर्ड इमेंसली। तो ऐसे में एक लॉस तो जो है स्टार्टअप्स को हुआ है कि स्टार्टअप्स के अंदर जो लोगों का फेथ था, वो पूरी तरह से शेक हो गया कि इन हालात में कैसे होगा। एलआईसी का आईपीओ, सरकार का फेथ भी जो है अब थोड़ा शेक हुआ है कि वो अभी इतनी जल्दी ना लाया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ। नयन भाई, आपकी टिप्पणी एलआईसी के आईपीओ की पोस्टपोन पे? एलआईसी देखिए, आईपीओ में हमने पहले भी अपने अगले एपिसोड में बात की थी कि कहीं 5% के आसपास सरकार को डाइवेस्टमेंट करना है, और कहीं जो अभी वैल्यूएशन समझ में आ रहा है उसके हिसाब से वो दे वुड डू अबाउट 60,000 करोड़ काइंड ऑफ जी, जी। आईपीओ साइज ऐसे लग रही है, तो 12 लाख करोड़ के आसपास का कोई वैल्यूएशन अभी के इंडिकेशन लग रहे हैं। और एलआईसी ने अपना सेबी में जो प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है और मई 12 तक की उनके पास विंडो खुली है। यदि तब तक हाँ, वो आईपीओ कर देते हैं तो फ्रेश पेपर्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार मेरे ख्याल से एक तो सोचेगी कि यदि मई 12 तक कोई ऐसा माहौल बनेगा कि जिसमें वो लोग आईपीओ कर दे, और समझिए जैसे आपने कहा कि आगे के जो फाइनेंस और टेक कंपनीज के आईपीओ के हालात है वो हम सबको समझ में आ रहे हैं कि भाई वो आईपीओ के बाद लोगों ने कितने पैसे खोए हैं,
आज की तारीख में वो क्या रेट पे चल रहे हैं। और एक ये भी बात हमको ध्यान रखनी है कि भाई LIC का जो IPO है वो एक सबसे बड़ा इंडिया में जो IPO होगा वो होगा। तो इसीलिए वो इतना बड़ा IPO और वैल्यूएशन भी सरकार का हम लोगों ने आगे अपने एपिसोड में देखा था कि 12 लाख करोड़ अग्रेसिव है, कम नहीं है। तो इसीलिए वो हालात में और वो फिर यदि पॉलिसी होल्डर को कोई डिस्काउंट पे देंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, स्मॉल जो एप्लीकेंट है उसको क्या देंगे, वो सब अभी देखना बाकी रहा है। TCS का जो बाईबैक चल रहा है उसमें स्मॉल शेयर होल्डर को कोई 2 पैसे मिले, ऐसा TCS का बाईबैक का प्रोविजन है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सब हालात में LIC को देखना पड़ेगा कि मई 12 तक बिना कोई फ्रेश पेपर्स फाइल करे हुए वुड दे बी एबल टू गो थ्रू विद दिस IPO। अभी मुश्किल लग रहा है, अभी लग रहा है कि बिल्कुल, ये होने वाली बात नहीं है और बिल्कुल, शायद थोड़ा सा उसको आगे तक उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध जो है वो हम लोगों को लग रहा था कि 1 वीक 2 वीक में समाप्त हो जाएगा। वो कहीं एक अभी लग नहीं रहा है कहीं समाप्त होगा, मतलब उसके बारे में कहीं इसमें तो नहीं है, पर बात आप जब भी करते हैं और मैं आपकी बात सुनता हूँ कहीं ना कहीं आपके अलग प्लेटफॉर्म पे, तो लग रहा है कि ये युद्ध जो है वो दोनों साइड जो समझ रही है उससे थोड़ा सा लंबा खींचा है, स्पेशली रशिया समझ रही थी उससे। तो ये सब हालात में कोई शेयर मार्केट एकदम सुधर जाए ऐसा लग नहीं रहा है। FII सब अपने पैसे जो वापस ले रही है वो हम लोगों ने सबने महसूस किया है। उसके कारण कोई इंडियन स्टॉक मार्केट अभी थोड़े वक्त में, और देखिए क्रूड का हमारे पर असर हम लोगों सबको पता ही है कि क्रूड के कारण हमको तो युद्ध से भी ज्यादा फिक्र क्रूड की है। तो ये जो है क्योंकि क्रूड क्रूड हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया बन सकता है, भाव जैसे बढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये सब हालात में अभी लग रहा है कि LIC IPO पर हम लोग अपने नेक्स्ट वीक में भी इस पे नजर रखेंगे, अपने अगले एपिसोड में जो रोजी रोटी की करेंगे उसमें भी देखेंगे। पर अभी तो लग रहा है कि दे विल हैव टू कंसिडर लेटर ऑन डेट फॉर LIC IPO, ऐसे नजर आ रहे हैं हालात। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात पर और खास तौर से क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस। और भारत सरकार ने भी अंकुश लगा दिया है फिलहाल तो प्राइसेस के ऊपर, और पता नहीं कब किस हिसाब से स्टैगर्ड एक वे में उसको थोड़ा रिलीज करेंगे या धीरे धीरे पब्लिक को डोजेस देंगे, क्या करेंगे। 2-4 हो सकता है इसी हफ्ते शायद मालूम पड़ जाएगा, सरकार शायद इसी हफ्ते पहली डोज दे दे पब्लिक को पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे, लेकिन शायद वो इतनी हेफ्टी डोज ना हो जितनी यहाँ शायद हम सोच रहे थे। गवर्नमेंट इज लाइकली टू एब्जॉर्ब सम लॉसेज, मे बी इट मे आस्क द ऑयल कंपनीज टू एब्जॉर्ब some of the losses because they are also in plenty of surplus rather। वो पीछे उन्होंने भी काफी पैसा कमा के अपना सरप्लस में रखा हुआ है, जब सस्ता क्रूड था और हमें महंगा बेच रहे थे, तो कुछ रिजर्व में से भी निकाल सकते हैं। पर ये इम्पैक्ट तो है नयन भाई, क्रूड पे भी और कमोडिटी प्राइसेस पे भी, जो हमारी रसोई घर को इफेक्ट कर रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो क्रूड का है वो सब हमारे पर जैसे वो हैंगिंग स्वॉर्ड की तरह है कि ये कब गिरेगी, सरकार उसको कब तक हमको बचा लेगी। और मुझे याद है कि लास्ट एपिसोड जो हमने किया था तब आपने हमारे रोजी रोटी देखने वाले को बताया था कि भाई अब कभी भी ये प्राइस बढ़ सकता है और आज जाके अपनी टैंक फुल करवा लीजिए, जी क्योंकि एटलीस्ट एक टैंक फुल में तो आप पैसा बचा लीजिए। और साथ में ये भी अपील की थी कि ये बोझ जनता नहीं ले पाएगी और सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपकी बात, कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी मन की बात पर सुन ली और थोड़ा सा एटलीस्ट इसको पोस्टपोन किया है। तो कितना वो लोग अपना ये बोझ अपने पर ले पाएंगे, जैसे आपने कहा कितने कितने डोज में वो लोग ये जनता को पास ऑन करेंगे। मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया था, तब मैंने पूछा तो वो भी बोल रहे थे कि साहब कभी भी 5 रुपए का 10 रुपया का बढ़ावा कभी भी आ सकता है। और बोले इस बारी तो आपने डलवा लिया, पर नेक्स्ट टाइम जब पेट्रोल डलवाओगे तब आपको 5-10 रुपए और देने की एक तैयारी रखनी चाहिए। तो मैं एक समझ रहा हूँ कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि एकदम से लोगों पर ये प्राइस रिवीजन का बोझ नहीं डाला है। और जो हमारी पॉलिसी थी अब तक कि भाई हर रोज का प्राइस क्रूड के साथ फॉर्मूला के हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसमें एक हॉल्ट लेना बहुत जरूरी था और सरकार ने वो ले लिया है, वो अच्छा ही है। अब इसमें जैसे आपने कहा कि सरकार कितना बेयर करेगी, कितना हमारी
आईओसी और बाकी की जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बेयर करेगी, बिकॉज उनके पास भी एक कहीं ना कहीं संसाधन है ना, फाइनेंशियल, जिसके वेरविदौल पे वो इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें पर मैं एक चीज नयन भाई ऐड करना चाहूंगा। जी जी जी। जहाँ पे इंडियन ऑयल और एचपी या बीपी लॉसेस थोड़े से उनको मिल रहे होंगे, वहीं पे एक बोनांजा ओएनजीसी को मिल रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही है। तो जहां उनको, और दूसरी बात क्या है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे तो अपना क्रूड ऑयल जो है, जो 20% पैदा करते हैं इंडिया का, जो इंडियन ऑयल को या बाकी इंडियन कंपनी को बेचते हैं, तो वो अब वो सारा का सारा $110 पे जा रहा है। तो ओएनजीसी के पास भी तो वो $30 का क्वेश्चन आ रहा है ना, देखा जाए तो $30-40 का। और बिल्कुल सरकार को उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तो ऐसा नहीं है कि इधर से तो हमें लॉस दे दे और उधर से उनका बोनांजा टाइम जो है, सुपर बोनांजा टाइम जो चल रहा है ओएनजीसी का, बीइंग द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, तो उसके थ्रू हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। सही बात। हाँ, आपने जैसे कहा वो 20% का कहीं 30% गिने आप या 40% गिने, तो वो कहीं जो 5, 6, 7, 8% हो सकता है, वो एक जरूर उनको एडवांटेज है, और वो हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है एकदम से। जी। और मुझे तो दिनेश भाई ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी क्रूड प्राइस जो इतने बढ़े जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से डर के कारण ज्यादा बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के कारण कम समझ में आता है। क्योंकि रशिया यदि 7% पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ऑयल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, और ये समझो कि 7% का पूरा असर आ गया, तो भी कहीं इतना जो भाव बढ़ा है 50-60%, वो बढ़ने का समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कि युद्ध के समय में हमेशा एक डर का माहौल रहता है। एंड वो डर और उसके कारण आगे क्या सिचुएशन होगी, और सैंक्शन में ऑयल हो ना हो पर क्रूड हो ना हो, पर बाकी के जो पोर्ट तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है रशियन क्रूड लेने के लिए, तो वो सब असमंजस के कारण और वो सब जो द्विधा और अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके कारण मेरे ख्याल से ये भाव रहे। पर मैं इस मानता हूँ कि भाव थोड़े से कम होने चाहिए क्रूड के। इतने दाम बढ़ने का कोई इकोनॉमिक्स का कारण नहीं है, मतलब जो सप्लाई और डिमांड का प्योर प्ले है उसके कारण नहीं है। पर जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ दिस हैपेंस दिस वुड हैपन, तो ये जो अदर थिंग्स नेवर रिमेन इक्वल, तो ये जो बाकी की चीजें भी अंडर प्ले अपना करती है और सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं करती है। पर डिमांड सप्लाई को सिर्फ देखे आप, तो मेरे ख्याल से इट शुड कूल डाउन सून, बट बिकॉज ऑफ ऑल द अदर फैक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये इट इज काइंड ऑफ हीटिंग अप टू मच। एक्चुअली क्या है ना कि सारी दुनिया कार्टलाइजेशन पे चलती है। किसी को ऑयल का कार्टलाइजेशन पसंद आता है, किसी को किसी और चीज का पसंद आता है। अभी जैसे कि यूक्रेन और रशिया से वीट सप्लाईज रुक गई हैं, तो वो इंडिया के लिए थोड़ा एक बेनिफिट हो सकता है। हालांकि इंडियन वीट जो है बेसिकली इट्स अ वेरी लो क्वालिटी वीट विच इज नॉट लाइक्ड बाय यूरोपियंस एंड अमेरिकन। देखा जाए तो उन्हें यूक्रेन का वीट ज्यादा पसंद आता है, रशियन वीट ज्यादा पसंद आता है, जो सुपीरियर क्वालिटी का वीट है। तो वो भी एक चक्कर है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के वीट रेट्स, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, ऑलमोस्ट 40% तक शूट अप कर गए हैं ये अभी, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर हम बिल्कुल। क्या करेंगे। हमें याद होना चाहिए, वो अमेरिका ने हमको PL 480 में लाल रंग का गेहूं दिया था, एंड दैट वाज मेंट बेसिकली फॉर द एनिमल्स, और हाँ, फिर वो हमने यहाँ पर खाया था। ये हमारी हकीकत है। जब दुनिया में अनाज कहीं नहीं मिलेगा तो फिर लोग कहेंगे चलो लो क्वालिटी सही, लेकिन एटलीस्ट मिल तो रहा है, कम से कम इतना ही ले बिल्कुल। लो। तो हाँ, ये चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हम वी हैव टू लिव विद दीज रियलिटीज। देयर इज नो वे आउट फॉर अस एक्चुअली द इंडियंस। तो कभी ये शॉर्टेज है, कभी वो शॉर्टेज है, एडिबल ऑयल है, बाकी कमोडिटी प्राइसेस हैं, हर चीज जो है हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज में आत्मनिर्भर हैं, हो भी नहीं सकते कभी भी। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे यहाँ पैदा हो, तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों, ये था आज का रोजी रोटी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फीडबैक भेजती रहिएगा, और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने फिर से कीमती समय निकाला। थैंक यू हर सर। और हमेशा की तरह मंडे को हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, रसोई घर में क्या हो रहा है उसके बारे में बताने का पर प्रयास दिनेश करते भाई, हम लोग बिफोर वी क्लोज डाउन एक इंटरेस्टिंग चीज अपने हैं। जी जी रोजी जी रोटी देखने वालों के लिए और आपके लिए छोड़ देता हूँ, जी। कि ये यदि रशिया का वॉर लंबा चला है, तो आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एडवांटेजियस है कि डिसएडवांटेजियस है। और मुझे एक ये लग रहा था
कि ये लंबा चला तो अच्छा हुआ कि चाइना ने ताइवान पे धावा बोल के एकदम नहीं ले लिया। यदि 4 दिन में मिल जाता यूक्रेन रशिया को, तो शायद चाइना क्या करता वो एक देखने वाली बात है। पर वो उसमें लास्ट आपका कोई टेल पीस और टिप्पणी करके, आई थॉट दिस इज मोर योर एक्सपर्टीज देन माइंड, पर ये करके और रोजी रोटी देखने वालों के लिए छोड़ के, मेरे ख्याल से देन वी कैन कंक्लूड दिस एपिसोड। नयन नयन भाई, क्या होता है ना कि चीजें जो दिखने में बहुत आसान होती है उतनी आसान होती नहीं है। और जरूरी नहीं है कि अगर रशिया सक्सीड कर भी जाता है तो भी चाइना उसको फॉलो करता है, ये नहीं कह सकते। हर एक के अपने अपने पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। रशिया के ऊपर लीस्ट प्रेशर थे क्योंकि दुनिया की जो मार्केट्स हैं वहां पे उसका पेनिट्रेशन इतना नहीं है एक मिलिट्री हार्डवेयर को छोड़ के, जबकि चाइना के $3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं और ज्यादा करके एक्सपोर्ट वेस्टर्न वर्ल्ड को हैं। तो चाइना के जो कंपल्शंस हैं वो मुझे लगता है कि वो उसका एक दबाव है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ताइवान पे हमला नहीं करता है। क्योंकि अगर चाइना के ऊपर सैंक्शन लग जाती हैं वेस्ट की, तो $3 ट्रिलियन में से $2 ट्रिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट तो सिर्फ ईयू और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका है। और मुझे लगता है कोई भी कंट्री अपने 70% के एक्सपोर्ट को, मुझे नहीं मालूम है कि उसको एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी हालत में। वो तो कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल देखा जाए तो और फिर ये $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लॉस नहीं है, उसके साथ में एक क्या कहते हैं ना कि उतने ही उसका इंपोर्ट के लॉसेस भी हैं उसके ऊपर। तो वो पूरी इकोनॉमी बर्बाद होती है। और जिस कंट्री का 40% 30% अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैनिश हो जाता है एक दिन में, तो कंट्री कोलैप्स कर जाता है, सारा सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाता है। कोई चाइना जैसे जाइंट भी कोलैप्स कर जाएगा वहां पे, अमेरिका भी कोलैप्स करेगा उसके अंदर, मैं आपको बताऊं, ईयू भी कोलैप्स करेगा। तो बिल्कुल ये सही। इसलिए ये चीजें जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है इतनी आसान नहीं होती हैं। तो हर आदमी अपना वे करता है, प्रोस एंड कॉन्स में जाता है। तो चाइना के लिए जो सिचुएशन है ज्यादा भारी है, बशर्ते कि रशिया के, जिसकी वर्ल्ड मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन ऑयल को छोड़ दो तो बाकी चीजों में नहीं है इतना देखा जाए तो अपने अपने सबके दबाव होते हैं, अपने अपने कंपल्शंस हैं। लेकिन चाइना के कंपल्शंस कई गुना ज्यादा है रशिया के मुकाबले, ये ऐसा मेरा मानना है यहाँ पे। जी, नहीं, तो और मैं इन्हीं तो कह रहा हूँ कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी आसान नहीं होगा सैंक्शन कराना, क्योंकि आज चाइना तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है। यहाँ इंडिया में जब हमारे यहाँ पेट्रियोटिक बातें चल रही थी, तब मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि आपने क्या इम्पोर्ट अब कम कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमने कम नहीं किया, बोले ऊपर से चाइना की दादागिरी और बढ़ गई है। अब हमको बोलती है कि पहले एडवांस दे दो, ऊपर से भाव बढ़ा रहे हैं, ऊपर से बोले हमारे ईमेल का इमीडिएटली जवाब नहीं देते हैं। तो बोले वो तो अब तक जैसे दे हैड प्रेडिटरी प्राइसिंग, कि बहुत कुछ भी करके प्राइस करके पूरे वर्ल्ड के बिजनेसेस को कैप्चर करना, और बोले अब उन्होंने अपने प्राइस और टर्म्स बढ़ाना शुरू किया है। और यदि आज हम उनके पास नहीं लेते, तो उसके बाद का जो अल्टरनेटिव है वो चाइना के बढ़ाए हुए दाम से भी बुरा है। तो बोले हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें, फार्मास्यूटिकल बिल्कुल इंडस्ट्री, बाकी की आप इंडस्ट्री यहाँ तो। आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये दबाव जो है प्राइसेस के, इनपुट के, रॉ मटेरियल के, हर इंडस्ट्री इसको महसूस कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मंडे नयन भाई के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। और नयन भाई, थैंक यू सो शुक्रिया आपका मच, थैंक यू बहुत सो बहुत। मच। थैंक यू दर्शक मित्रों, थैंक यू।